हेलो फ्रेंड्स। और आज हम पॉलिटिकल साइंस अर्थात जिसको सिविक्स भी कहते हैं इसकी 8वीं श्रृंखला देखेंगे। इसमें हम 50 MCQ सॉल्व करते हैं और ये आपके एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान स्थिति में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अध्याय से निकालने के बाद किस रूप में है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, कानूनी अधिकार के रूप में है। इसे विधिक अधिकार भी कह सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के अधिकार के विषय में सही है? तो सही हो जाएगा डी, यह एक विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार उल्लिखित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, लैटिन शब्द मैंडनस अर्थात परमादेश का क्या अर्थ है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, हम आदेश देते हैं। फ्रेंड्स, हमने कहा था कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसके तहत 5 प्रकार के रिट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जारी करने का अधिकार है। तो इसमें हिंदी के साथ साथ आप अंग्रेजी को भी देवनागरी लिपि में कई बार पूछ लिया जाता है, ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए हम एक बार उसकी अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही देख लेते हैं। हालांकि एक बार आप इसको देख चुके हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में हैबियस कार्पस भी कहते हैं, परमादेश को मैंडमस भी कहते हैं, प्रतिषेध को प्रोहिबिशन कहते हैं, उत्प्रेषण को सैरिटेरियो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और इसमें अधिकार परीक्षा को क्यों वारंटो कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख है। अर्थात किसी को अवैध रूप से हिरासत में ले लिया जाए तो कौन सा रिट जारी किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैबियस कॉर्पस अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस प्रकार हम देखते हैं सही आंसर क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है सुमेलित करना है। तो निषेध का जो मतलब होता है वो किसी काम को रोकना या स्थगित करना होता है। उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित होने के लिए, और परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, और बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है आपको सशरीर प्रस्तुत होना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने सही आंसर देख लिया, इसका ए जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो जन सूचना अधिकारी का जवाब कितने समय में मिलना चाहिए? यहाँ किसका प्रश्न है? व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो 48 घंटे के अंदर जो है सूचना मिल जानी चाहिए। सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी प्रत्याभूति भारतीय संविधान द्वारा नहीं दी गई है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की, क्योंकि ये संविधान में मूल रूप से नहीं था, इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ये हमें प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शीर्षक में मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। संविधान सभा में यह किसने कहा था? तो सही आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो सही आंसर हो जाएगा सी, मुफ्त या निःशुल्क कानूनी सहायता, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कह रहा है इन्हें आयरलैंड से लिया गया है, सही है। इसे संविधान के भाग 5 में शामिल किया गया है, भाग 5 में नहीं है फ्रेंड्स, ये भाग 4 में है। और इसके बाद ये कह रहा है इनका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना है, यह भी सही है। और चौथा कह रहा है कि राज्यों को इन्हें अनिवार्यतः लागू करना होता है, अनिवार्यतः नहीं लागू करना होता है, कोई बाध्यता नहीं होती है। और पांचवा है सब तत्व गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित हैं, ये भी गलत है, सभी तत्व गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित नहीं है, कुछ तत्व गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित हैं। तो इस प्रकार जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक और 3 जो है सही आंसर होगा। आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें जो है ए सही आंसर दिखा रहा है,
1, 2, 3 और 5। तो फ्रेंड्स दूसरा सही इसलिए दिखा रहा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, भाग 5 में नहीं भाग 4 में है ये। तो पहला स्टेटमेंट सही है, आयरलैंड से लिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट हम सही मान रहे हैं क्योंकि यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। और तीसरा सही है, 1, 2, 3 सही है। और सभी तत्व गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित हैं, ऐसी बात तो नहीं है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्षमा करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, सॉरी फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा इसमें डी, भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का जो है उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर देय चेक की तरह हैं, यह कथन किसका है। तो ये बहुत ही फेमस कथन है फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा डी, प्रोफेसर KT शाह का ये स्टेटमेंट है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार जो है पूछा है, आप देखेंगे आगे भी हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, ये न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य का मतलब ये हुआ कि यदि नीति निर्देशक तत्वों को कोई राज्य या केंद्र सरकार लागू नहीं करती है तो आप केंद्र या राज्य के विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसे कि आप मौलिक अधिकारों का आपके उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। पर यदि DPSP अर्थात नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल का अगर उल्लंघन होता है या उनको जो है सरकार लागू नहीं करती तो कोई व्यक्ति न्यायालय में सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकता। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, चौथे भाग में जो है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है सुमेलित करना है नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन से व्यक्ति का कौन सा विचार है। तो पनिकर जो है ए का हो जाएगा तीसरा, इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद कहा है। अंबेडकर ने इसे आर्थिक लोकतंत्र की संज्ञा दी है। BN राव इसे नैतिक उपदेश मानते हैं, जबकि जेनिंग्स जो है इसे पुण्य आकांक्षा मानते हैं। तो इस प्रकार जो सही आंसर हो जाता है आपका डी होता है। हम देख लेते हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को अर्थात DPSP को पनिकर ने क्या कहा, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, अंबेडकर ने आर्थिक लोकतंत्र, BN राव ने इसे नैतिक उपदेश कहा, जबकि जेनिंग्स ने क्या कहा, पुण्य आकांक्षा कहा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, समान नागरिक संहिता से। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारत के संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्यों की जिम्मेदारी के बारे में बताता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और अनुच्छेद 51 में जो है इसकी बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सही आंसर होगा देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देशन करते हैं, किसका दिशा निर्देशन करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा राज्यों का। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो गया सी, नीति निर्देशक तत्व जो है राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं ताकि वे सामाजिक आर्थिक रूप से लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करें। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देश किसे प्रदान करते हैं। सेम क्वेश्चन दोबारा रिवाइज हुआ है, सी हो जाएगा आंसर, राज्यों को। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या क्या शामिल है। सभी को आजीविका के अवसर, सही है। पुरुष एवं नारी सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी सही है। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये भी सही है। मातृत्व सुरक्षा, उपरोक्त जो है सभी कथन इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी थी। तो सही आंसर हो जाएगा डी, 14 थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व संविधान की किन धाराओं में दिए गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो कूट की सहायता से आपको चूज करना है। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, सही है। किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, सही है। राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करें, ये भी सही है। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त तीनों कथन सही है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। तो सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 37 के अनुसार जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं है, अर्थात हम उसे न्यायालय में नहीं ले जा सकते। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय गणतंत्र के विशेषणों में समाजवाद शब्द का भी प्रयोग किया गया है। संविधान के किस भाग में इस लक्ष्य की पूर्ति होती है? तो पहला होगा मूल अधिकार, सही है। दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों, सी जो है सही आंसर होगा हमारा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? तो राज्य किसी व्यक्ति की विधि के समक्ष क्षमता नहीं नकारेगा, ये मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व नहीं। राज्य मूल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर जो है विभेद नहीं करेगा, ये भी मूल अधिकार है। राज्य ने अस्पृश्यता का अंत कर दिया है, ये भी मूल अधिकार है। राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा, ये सही है, ये जो है नीति निर्देशक तत्व है। अन्य सभी क्या है? मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में विवाद का पहला मामला कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य 1951 में जो है ये विवाद आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा जो है नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो है। आजीविका के लिए समुचित संसाधनों का समान अधिकार, ये भी है। अछूत प्रथा, ये जो है मौलिक अधिकार है, न कि नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ये एक मौलिक अधिकार है। तो पूछ रहा है कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? कौन जो है नीति निर्देशक तत्व नहीं है? धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता, तो सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये क्या है? ये एक मूल अधिकार है, न कि नीति निर्देशक तत्व। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा डी, सरकार के लिए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि राज्य सरकार राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? तो सही आंसर होगा इसमें बी, मतदाता जो है ऐसा करने के लिए उसे बाध्य कर सकते हैं, क्योंकि वो चुनाव के द्वारा जो है सरकार को चुनते हैं या फिर उसे रिजेक्ट कर देते हैं, एक पार्टी को ना चुन के दूसरी पार्टी को जो है चुन सकते हैं। वैसे संवैधानिक तौर पे राज्य की कोई ऐसी बाध्यता नहीं होती कानूनी तौर पे कि वो जो है नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे, ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, किंतु मतदाता उसे ऐसा करने के लिए बाध्य कर सकते हैं क्योंकि उनके पास मतदान की शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, के टी शाह। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स कई बार पूछा है तो आसान स्टेटमेंट, फिर से सेम क्वेश्चन है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो पहला कह रहा है राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, सही है। आवाहन करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, ये भी सही है। सामाजिक सुधार, ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण प्रदान करना, तो ये भी सही है। क, ख और घ जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क, ख और घ अर्थात सी जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में उल्लेखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं या उनकी संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा सी। एक बात ध्यान रखेंगे कि मूल रूप से जो है 10 मौलिक कर्तव्य थे नागरिकों के, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए, किंतु 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा दिलाना अभिभावकों का कर्तव्य है। तो इस प्रकार वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 हो गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, रामसरणवाद जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? संविधान के प्रति प्रतिबद्धता एवं उसके आदर्शों के प्रति आदर करना, ये तो है। पूछ रहा है कौन सा नहीं है? जन संपत्ति का संरक्षण करना, ये भी सही है। अगला कह रहा है जन निर्वाचनों में मतदान करना, ये नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। सी जो है निर्वाचनों में मतदान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
किस समिति द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई? तो सही आंसर हो जाएगा सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की संस्तुति या सिफारिश की गई थी। अगला सेम क्वेश्चन है कि किसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस हिस्से में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, भाग 4A या भाग 4 क में। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग में निहित हैं, किसमें? तो सही आंसर हो जाएगा डी, भाग 4 क में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निहित हैं, किसमें? तो सही आंसर हो जाएगा डी, किसी में भी नहीं, भाग 4 क में है, ना कि 9, 4 या 3 में। और इसका आंसर रद्द इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे किस उपरोक्त में से किसी नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है संविधान के किसी भाग में नहीं, हालांकि भाग 4 क में जो है इसको जोड़ा गया है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है वनों और पर्यावरण के संरक्षण हेतु भारतीय संविधान के किस भाग में प्रावधान पाए जाते हैं? तो इसमें जो है इस क्वेश्चन को भी रद्द कर दिया गया है। इसका आंसर आयोग द्वारा समवर्ती सूची DPSP 51A मूल कर्तव्य कहीं नहीं। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि वन एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 एवं भाग 4 क में है और दोनों खंडों में यह व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा की गई है। इस प्रकार समवर्ती सूची में भी जो है वन संरक्षण को रखा गया है और भाग 4 48 क अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में भी वन संरक्षण को रखा गया है और भाग 4 क अनुच्छेद 51 क जो है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की बात जो है करता है। तो इस जो है आंसर को आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया था। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद।